हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्लास के अंदर जो हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था उसकी मैं लेके आई हूँ आज ये क्वेश्चनरी। एक पीडीएफ मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी है, उससे कुछ एडवांस क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। हमारी ये वीडियोस देखने के बाद में आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि आपने सेल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आप अपनी मजबूती को खुद परख पाएंगे कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस सेल चैप्टर को कंप्लीट किया है। और जहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल आपको बता दूंगी और आपको ये क्वेश्चनरी आई होप बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। ठीक है, और ऐसी क्वेश्चनरी मैं आगे भी आपके सामने लाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे मुझे इतना मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और अच्छे से आपके लिए सारे कंटेंट तैयार करूँ। ठीक है, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, नेक्स्ट है ल्यूवेनहॉक, नेक्स्ट है पोर्टर, नेक्स्ट है पुरकिंजे। तो इन चारों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर। पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। अब यहाँ पर इसका आंसर ल्यूवेनहॉक क्यों है, अगर ल्यूवेनहॉक की बात करें तो ल्यूवेनहॉक क्यों है इसका आंसर, क्योंकि सर्वप्रथम वैसे तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिकाओं की खोज की थी वो कोशिकाएं कैसे निकली, वो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं निकली। उसके बाद में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की थी और जीवित कोशिकाओं की जिन जीवित कोशिकाओं की खोज उन्होंने सबसे पहले की थी वो कोशिकाएं कौन सी थी, वो थी बैक्टीरिया, जिन्हें कहते हैं जीवाणु। तो एक प्रकार से यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन रेडी हो गए। अगर पूछा जाए कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किससे की, तो जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज भी किससे की, ल्यूवेनहॉक ने की। और क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, देन हमारा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो चलिए हमने इसका आंसर देख लिया है अच्छे से। चलिए इसका आंसर आपके सामने आ गया है, तो इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन तक तो आपको आंसर बिल्कुल यहाँ लिखे हुए मिलेंगे और उसके बाद वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ लिखे हुए नहीं मिलेंगे। इट मीन्स कि जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डालूंगी उसमें भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हुए होंगे। तो पहले तो आपको ये कोशिश करनी कि आप खुद उसके आंसर्स दे दें। जितने क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करके उसके आंसर दे सकते हैं आप दे दीजिएगा, और जिसका आंसर आपको नहीं आता है उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखें और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी एक वो फीलिंग आएगी कि वास्तव में हम कोई टेस्ट अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। फिर से रिपीट करती हूँ, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। बहुत कॉमन सा प्रश्न है और सभी को आता है। तो आंसर हमारा देखना है, तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्लाइडेनविस्वान, नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्चॉफ, नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक और नेक्स्ट है हक्सले। तो आपको यहाँ आंसर देना है कि इसका कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्लाइडेनविस्वान ने। किससे प्रतिपादित किया था, स्लाइडेनविस्वान ने। तो हमारा राइट आंसर है स्लाइडेनविस्वान। ठीक है, अब स्लाइडेनविस्वान ने तो कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन इसी सिद्धांत को आगे किससे बढ़ाया था, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था रुडोल्फ विर्चॉफ ने। और जब रुडोल्फ विर्चॉफ ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया तो उन्होंने एक लाइन दी थी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है ना। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये कथन किसका है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, तो वो दिया था रुडोल्फ विर्चॉफ ने। ठीक है, इनका एक कथन था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इट मीन्स कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो क्लियर हुआ यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। अभी आपको कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़े लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए अब बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं।
किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टी स्वान, ऑप्शन नंबर बी है एम स्लीडन, ऑप्शन नंबर सी है पुरकिंजे और ऑप्शन नंबर डी है रुडोल्फ विर्चोव। वैसे तो आपको आंसर सामने दिख गया है स्क्रीन पे और कुछ सेकंड पहले ही हमने सेकंड क्वेश्चन में इसका डिस्कशन कर लिया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा यहाँ प्रिंट से सही नहीं दिख रहा है बट समझ में जरूर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत के सभी कथन को फॉलो नहीं करता, या हम कह सकते हैं कि वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो अपवाद है कौन सा है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन ए है हमारा बैक्टीरिया जीवाणु, ऑप्शन बी है हमारा वायरस विषाणु, ऑप्शन सी है हमारा कवक, ऑप्शन डी है पौधे। तो आपको इसमें से बताना है राइट आंसर कि ऐसा कौन सा है जीव है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस विषाणु, वायरस और विषाणु। अब वायरस या विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों कहते हैं, ये आप मेरी कोशिका वाली जो वीडियोस देखेंगे, मेरे सेल चैप्टर की जो फर्स्ट सेकंड वीडियो देखेंगे वहाँ आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यांत्रिक आधार प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम परिसंचरण किसके द्वारा होता है? मतलब कोशिका के जो अंग हैं उनमें से कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है, और जिसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है और जिसके द्वारा लाइसोसोम के पाचक जो एंजाइम्स होते हैं ना उनका परिसंचरण किया जाता है। तो वो आपको देना है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम। ए ऑप्शन है अंत्यप्रदेवी जालिका, सेकेंड ऑप्शन है डिक्टियोसोम, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेंगे। तो इसका आंसर रहता है कि अंत्यप्रदेवी जालिका। अंत्यप्रदेवी जालिका कोशिका का वो अंग है जो कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और उसी के आधार पे इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। फिर हमने बात करी थी कि अंत्यप्रदेवी जालिका के भी दो भाग होते हैं, एक होती है खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका और एक होती है चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका। जो खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसी कारण से ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करेगी। नेक्स्ट जो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स को भी कौन बनाती है? अंत्यप्रदेवी जालिका बनाती है। तो ये एंजाइम्स का परिसंचरण भी करेगी। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ये मेरी वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया कौन सा बड़ा कोशिकांग है कौन सा छोटा कोशिकांग है। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी ऑप्शन है गोल्जिकाई, सी ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ देखते हैं हम इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होता है राइबोसोम, यानी किसी भी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपको आंसर नहीं मिलेंगे तो ये आपके लिए इजी भी रहेगा जब आप इसकी पीडीएफ को देखेंगे, और तो आप खुद भी इसको एक तरीके से टेस्ट की जैसे दे सकते हैं, टेस्ट की तरह से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य गोल्जिकाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कार्य गोल्जिकाई का नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कार्य गोल्जिकाई का नहीं है? तो ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, बी ऑप्शन है स्त्रावी पुट्टिकाओं का निर्माण, सी ऑप्शन है लाइसोसोम का निर्माण और डी ऑप्शन है अंत्यकोशिकीय कणों का पाचन। ठीक है, तो आपके माइंड में इसका आंसर आ ही चुका होगा और फिर भी मैं जल्दी से इसका आंसर बता देती हूँ आपको कि निम्न में से गोल्जिकाई का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर गोल्जिकाई का कार्य नहीं होता है अंत्यकोशिकीय कणों का पाचन, क्योंकि अंत्यकोशिकीय कणों का पाचन तो कौन करता है? लाइसोसोम करता है और उसी के कारण उसको क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैलिया यानी सुसाइडल बेग, क्योंकि उसके पास पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ हम देख लेते हैं इसके भी तीन ऑप्शन की। ये जो गोल्जिकाई के कार्य है जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, तो
गोल्जी काय में 2 तल होते हैं, समरूपण तल और परिपक्वन तल। तो वहां से ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। इस कारण से गोल्जी काय को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कोशिका का कार्बोहाइड्रेट का कारखाना किसे कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। और ये स्रावी पुट्टिकाओं का निर्माण भी करता है। और फिर हमने पढ़ा था कि कोशिका कुछ अंगों का भी निर्माण करता है, जैसे लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। माइक्रोबॉडीज का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी आंसर क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कोशिका का कौन सा अंग झिल्ली रहित कोशिकांग है। निम्न में से कोशिका का कौन सा अंग झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो ये भी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से करवाया था आपको कि झिल्ली मतलब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं और झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं। यानी मेम्ब्रेन लेंस आपसे ऑर्गन पूछा है कोशिका का। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है गोल्जी काय, सी ऑप्शन है केंद्रक और डी राइबोसोम। तो यहाँ पर जो झिल्ली रहित कोशिकांग है, बिना समय गवाए हम देते हैं इसका आंसर। जो झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं वो होते हैं राइबोसोम। तो झिल्ली रहित कोशिकांगों में 2 आएंगे, राइबोसोम और तारकाय। बाकी एकल झिल्ली युक्त और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, उसके लिए आप मेरी वीडियो देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका के भीतर ग्रेना व स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं। पादप कोशिका के भीतर ग्रेना व स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि कोशिका के किस अंग में ग्रेना व स्ट्रोमा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है केंद्रक, बी ऑप्शन है हमारा गोल्जी काय, सी ऑप्शन है हमारा हरित लवक, डी ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका क्विकली आंसर देते हैं और हमारा आंसर आता है हरित लवक। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर ग्रेना व स्ट्रोमा पाए जाते हैं। ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, मतलब किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। ए ऑप्शन है पुरकिंजे, बी ऑप्शन है पॉर्टर, सी ऑप्शन है हक्सले, डी ऑप्शन है रॉबिन्सन। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है क्योंकि मैंने ये भी चीज़ अपनी वीडियो में क्लियर की है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताने वाले वैज्ञानिक हैं वैज्ञानिक हक्सले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्धस्वावलंबी संरचना है क्योंकि इसमें, भाई माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वावलंबी अंग किस लिए कहा जाता है, किस बेस पे इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त शासी अंग कहा जाता है ना। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है इसमें किस्टरी पाई जाती हैं, बी ऑप्शन है डीएनए आरएनए व राइबोसोम होते हैं, सी ऑप्शन है ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, डी ऑप्शन है F1 कण पाए जाते हैं। आप एक बार इन 4 ऑप्शन को बहुत बारीकी से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने सोच लिया होगा अपना आंसर और मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है कि इसमें डीएनए आरएनए व राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कोशिका के ऐसे 2 अंग हैं जिनके स्वयं के डीएनए आरएनए व राइबोसोम होते हैं और उन्हीं के आधार पे इन दोनों को अर्धस्वायत्त शासी अंग कहते हैं। कोशिका के अर्धस्वायत्त शासी अंग या अर्धस्वावलंबी अंग कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कोशिका को तनु विलयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये देखिए वीडियो ग्राम सेवक का जो मेन एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्राम सेवक के मेन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको प्लीज़ आप भी अच्छे से देखिए और फिर हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाता है तो निम्न में से सही कथन नहीं है। पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। हमसे एग्जाम में भी यही गलती होती है, हम प्रश्न में ये नहीं पढ़ पाते हैं कि वो हमसे सत्य कथन पूछ रहा है या असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाता है तो निम्न में से सही कथन नहीं है, यानी हमें यहाँ पर असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, अब इसको असत्य कथन को चुनना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम सेवक के मेन एग्जाम में आया है। और ये क्वेश्चन उठाया हुआ कहाँ से है समझना, ये जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती है 9th-10th वाली, उस 9th की बुक्स में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो जब भी आप साइंस की तैयारी, साइंस के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले 6 से लेकर 10 तक की बुक से अपने नोट्स बनाएं क्योंकि वो हर कम्पिटिटिव
एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी बनती है, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेस है, ठीक है। और फिर हम जब एग्जाम देने जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम नहीं कर पाते, हम सोचते क्वेश्चन कहाँ से आया, हमने पढ़ तो सब जगह से लिया, कोचिंग सेंटर से पढ़ लिया, उस गाइड से पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन कहाँ से आया। तो मैं फिर से बता रही हूँ कि एनसीईआरटी बुक सबसे ज़्यादा मस्ट है, आप उनको जरूर पढ़िए, उनकी नोट्स जरूर लिखिए। और वैसे जो मैं सब आपको करवा रही हूँ, मेरी क्लासेस में जो नोट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं, मैं जो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा रही हूँ, उसमें एनसीईआरटी का सार है, उसमें एनसीईआरटी का सार भी है और कुछ अपर लेवल के भी है। तो प्लीज़ आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाता है तो निम्न में से सही कथन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो तनु विलयन क्या होता है उसको आप समझिएगा। आपने एक गिलास में पानी लिया है और उसमें चीनी मिक्स की है। आपने जो चीनी मिक्स की है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कम है लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा विलयन जिसके अंदर जैसे कि पानी की मात्रा तो ज़्यादा है और जो मिलाया गया पदार्थ है उसकी मात्रा कम है, तो वो कहलाएगा तनु विलयन। और एक ऐसा विलयन जिसके अंदर आप जो पदार्थ मिला रहे हो उसकी मात्रा ज़्यादा है और जिसमें मिला रहे हो उसकी मात्रा कम है, तो वो कहलाता है सांद्र विलयन। तो बात यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में किसकी हो रही है? तनु विलयन की हो रही है। तो तनु विलयन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और मिलाए गए पदार्थ की मात्रा कम होगी। अब कोई प्रश्न पूछ रहा है कि तनु विलयन वाले माध्यम में रखा गया, तो मान लीजिए कि आपने एक गिलास लिया है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए कि मान लो कि आपने कोई बर्तन लिया है, ठीक है। अब इस बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें आपने किसी कोशिका को डाल दिया है। अब समझना कि जिस बर्तन में आपने इस कोशिका को डाला उसमें ऑलरेडी जल है, तो जल क्या है? ज़्यादा है। जल क्या है? ज़्यादा, मतलब तनु विलयन है इस बर्तन के अंदर। इस तनु विलयन मतलब इस बर्तन में तनु विलयन भरा हुआ है, फिर आपने किसी कोशिका को इसके अंदर डाला है, तो यहाँ पर जो तनु विलयन है उसमें जल की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। और कोशिका के अंदर जो है वो जल की मात्रा कम है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी कि परासरण विधि के द्वारा जो ये जल है वो उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा। अब मैं फिर बता रही हूँ कि उच्च सांद्रता कहाँ है? जो हमारा ये बर्तन है इसके अंदर जो ये तनु विलयन मिला हुआ है, यहाँ पे तो है उच्च सांद्रता। क्या है? यहाँ पे उच्च सांद्रता है। जबकि इस कोशिका के अंदर जो है जल की मात्रा कम है, तो वहाँ पे क्या हुई? निम्न सांद्रता हुई, ठीक है। देखो मैं पूरा स्क्रीन पे लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में परासरण विधि के द्वारा ये जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, यानी कि बर्तन वाला जो जल है वो कोशिका के अंदर जाएगा। कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया है। तो अब हम इसके देखते हैं ऑप्शन और फिर ढूंढते हैं हमारा आंसर। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? असत्य कथन। और विलयन हमारा कौन सा है? तनु विलयन है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर को देखते हैं। ऑप्शन है कि विलयन का जल कोशिका में प्रवेश करेगा। ए ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें से आपको सत्य असत्य को निकालना है। सेकंड ऑप्शन है कोशिका से जल विलयन से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरणदाबी विलयन कहते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बोला कि तनु विलयन में जल अधिक होगा, है ना, और मिलाए गए पदार्थ की मात्रा कम होगी। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को कहते हैं अल्प परासरणदाबी विलयन। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सत्य है कि ऐसे विलयन को अल्प परासरणदाबी विलयन कहते हैं। सेकंड मैंने आपको बोला था कि जो जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। तो अब यहाँ हमारे ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है कि कोशिका से जल विलयन से बाहर आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कोशिका से मतलब बर्तन से जो जल है वो कहाँ जा रहा है? कोशिका के अंदर जा रहा है। ए ऑप्शन में दे रहा है कि विलयन का जल कोशिका में प्रवेश करेगा, तो ये राइट है। तो हमें पहचानना क्या था? असत्य कथन। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब हमारा ऑप्शन क्या आएगा। ये 3 कथन दिए हुए हैं। अब पहला ऑप्शन ए बता रहा है क्या ए और से सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी हमारा बता रहा है क्या बे और से सही है। सी ऑप्शन बता रहा है कि केवल बे सही है। और डी ऑप्शन बता रहा है केवल ए सही है। सॉरी, हमें ढूंढना था असत्य कथन। तो ये बता रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है क्या ए और से असत्य है। बी ऑप्शन बता रहा है क्या बे और से असत्य है। सी ऑप्शन बता रहा है क्या केवल बी असत्य है। और डी ऑप्शन बता रहा है केवल ए असत्य है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही चल गया है कि केवल बी ऑप्शन गलत है। कि बी ऑप्शन गलत कैसे हुआ कि जल विलयन से बाहर आ जाएगा, नहीं, कोशिका से जल मतलब कोशिका में जल प्रवेश करेगा, कोशिका से बाहर नहीं आएगा।
क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं और ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इन पे ध्यान जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणु की कोशिका को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? ये भी ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन है आइसोटोनिक समपराशरी। अब आइसोटोनिक समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा समान हो। जैसे कि आपने पानी के गिलास लिए हैं और उसमें शक्कर भी उतनी मात्रा में डाली है जितना कि पानी है, तो वो तो कहलाता है आइसोटोनिक यानी समपरासरणी विलयन, जिसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा समान होती है। हाइपरटोनिक अतिपरासरी, हाइपरटोनिक मैंने जिसको आपको बताया कि अगर मान लो आपने पानी की मात्रा कम ली है और उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक ली है, तो वो कहलाता है हाइपरटोनिक, जिसे कहते हैं अतिपरासरी। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक अल्प परासरणी दाबी। अल्प परासरणी दाबी कौन सा? जिसके अंदर जल की मात्रा अधिक होगी और मिलाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये आपको सब समझ में आ गए। समपरासरी, अतिपरासरी, अल्प परासरण दाबी। अल्प परासरण दाबी का अभी हमने एक पहला ही क्वेश्चन किया है कि इसके दौरान क्या होता है, जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है ना, तो कोशिका फूल जाती है। और इसके अपोजिट यदि हम बात करें अतिपरासरी, तो अतिपरासरी में क्या होगा कि जल कोशिका से बाहर निकलेगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। और समपरासरी का मतलब ये होता है कि कोशिका और बाहरी विलयन में जल के अणुओं का आवागमन समान रहेगा, तो इस दौरान जो कोशिका है वो स्थिर बनी रहेगी, कोशिका सामान्य बनी रहेगी, ना वो फूलेगी ना वो सिकुड़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिका को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा अल्प परासरण दाबी। अल्प परासरण दाबी यानी हाइपोटोनिक। क्यों जाएगा? क्योंकि हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जल जो है वो बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो कोशिका क्या करती है, फूलने लगती है। जब कोशिका फूलने लगती है तो कोशिका भित्ति जो उसकी बाहर की लेयर होती है कोशिका की, है ना, उस कोशिका भित्ति पे क्या करती है, दबाव डालती है, और उधर से कोशिका भित्ति भी उस पर समान दबाव डालती है ना, क्योंकि कोशिका के अंदर जल आया, तो कोशिका के अंदर जल आने पे कोशिका फूल रही है, और कोशिका के फूलने से वो एक दबाव डाल रही है किस पे, कोशिका भित्ति पे, और कोशिका भित्ति भी उस पर समान दबाव डाल रही है। तो इस दौरान क्या होगा कि जो कोशिका है वो फटेगी नहीं, क्योंकि बराबर बल लग रहा है, तो दोनों अपनी स्थितियों को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणु की कोशिका को हाइपोटोनिक यानी अल्प परासरणदाबी विलयन के माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती हैं। क्लियर हुआ है यहाँ पे आंसर? तो आपको देखो ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और लगते भी थोड़े एडवांस के हैं, एडवांस लेवल के, तो हम करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? जब कोशिका चैप्टर पढ़ा तो कोशिका के सारे अंग देखे, सारे अंगों के हमने कार्य भी अच्छे से देखे। तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो चलो यहाँ तो मैंने ही आंसर दे दिया है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं कि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था जब कोशिका के अंग पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास स्वयं के डीएनए आरएनए होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो स्वयं के डीएनए और आरएनए राइबोसोम होने के कारण ये खुद की प्रतिलिपियां बना सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कोशिका के अंदर कोशिका है और इसके अंदर पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होते हैं, हरित लवक में जो राइबोसोम होते हैं, वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और 70S प्रकार के
राइबोसोम किसकी विशेषता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए कि निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों इस तरह इस प्रकार के राइबोसोम लेकर बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण को लेकर बैठे हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण को लेकर बैठे हैं। और जबकि इनके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं और ये स्वयं जो है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग किसके हैं? यूकैरियोटिक कोशिका की पहचान है। तो इसी कारण से इसको कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाता है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। सूत्रकणिका हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है इसका राइट आंसर। और चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट यानी श्वसनीय कोशिकांग नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है फ्लेमिंग, बी है बेंडा, सी है अल्टमान और डी है पोर्टर। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है, अल्टमान है, वो बाय मिस्टेक अल्टमान लिखा हुआ है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, अल्टमान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है, ये भी मैंने अपनी उसमें करवाया है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है अल्टमान। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा? अल्टमान ने कहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक कौन से होते हैं? जो किसी भी चीज़ को रंग प्रदान नहीं करेंगे। और पौधों में ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ रंग नहीं होता है? तो जड़ों के अंदर, जड़ों की कोशिकाओं में, जड़ें जो है, जड़ों में किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो सीधा ही निकल के आ रहा है। तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम्स बनाए जाते हैं। अरे ये तो आंसर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी क्लास की क्वेश्चनरी स्टार्ट हुई थी और वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन देखा था बहुत ही अच्छा वाला कि यांत्रिक सहायता, एंजाइम्स और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो उसके आधार पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो लाइसोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम्स बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन है SER द्वारा, बी ऑप्शन है RER द्वारा, सी ऑप्शन है गोल्जी उपकरण द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ए ऑप्शन SER द्वारा, यानी यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका, और नेक्स्ट है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका। तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ जो ये हमारी अंत्यप्रदेवी जालिका के जो राइबोसोम जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसके अलावा वहाँ से ही पाचक एंजाइम्स, कौन से एंजाइम? जो लाइसोसोम को जल अपघटनीय पाचक एंजाइम्स अवेलेबल करवाती है। तो कौन करवाती है? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका का कौन सा अंग दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है? ये क्लास में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जिकाय, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पूछा गया है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, सबको इसका आंसर माइंड में आ गया होगा। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है? अभी जब हमने हरित लवक का ऊपर हमारे क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे मैंने आपको इसका भी वापस से बताया था कि कहाँ पे तो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और कहाँ पर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है? ए ऑप्शन है ग्रेनम, बी ऑप्शन है स्ट्रोमा और सी ऑप्शन है दोनों, यानी ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ग्रेनम, जहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन है हमारा ग्रेनम। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका में कोशिका का सबसे बड़ा अंग। अब यहाँ पर देखो, आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है कि पादप कोशिका में कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है रिक्तिकाय, बी ऑप्शन है हरित लवक, सी ऑप्शन है तारकाय, डी ऑप्शन है गोल्जिकाय। जिन्होंने मेरी क्लास को अच्छे से देखा होगा और कंटिन्यू अगर आपने अपने नोट्स को रिवाइज किया होगा, तो आप इजीली आपका इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है रिक्तिकाय। पादप कोशिका में कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है रिक्तिकाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग में समरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
तो ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी ऑप्शन है गोल्जिकाई, सी ऑप्शन है आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर जाता है इसका गोल्जिकाई। गोल्जिकाई में दो तल पाए जाते हैं, समरूपण तल और परिपक्वन तल, और यही से गोल्जिकाई जो है वो किसका निर्माण करता है, मतलब किसका संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक जंतु कोशिका में निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायक होता है। मतलब जो कोशिका की कोशिका अंग है उनमें से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो कोशिका विभाजन में कुछ सहायता देता है। ए ऑप्शन है सेंट्रोसोम तारकाएं, बी ऑप्शन है अंत्यप्रदेवी जालिका, सी ऑप्शन है हरित लवक, डी ऑप्शन है गोल्जिकाएं। तो इसका राइट आंसर जाएगा सेंट्रोसोम तारकाएं, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतुओं का निर्माण करता है। तर्कुतंतुओं का निर्माण करता है, इसका मतलब कोशिका विभाजन में सहायता कर रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ये तो सभी को आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और आप पढ़ते भी आए हैं 9th-10th की क्लासेस से। तो केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चॉफ, डी ऑप्शन है स्लाइडर स्वान। यहाँ पे हमारे ये लगभग एंड आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ी बात ही कर लेते हैं हम कि रॉबर्ट हुक। पहले तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, कार्के की पतली छाल में कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो किस प्रकार की कोशिका थी, जीवित कोशिकाएं थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। रुडोल्फ विर्चॉफ ने, जिन्होंने ये कहा था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, यानी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। स्लाइडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के लिए निम्न में से सत्य कथन चुनिए। तो पहले तो आपको हमेशा क्वेश्चन में ये देखना है पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सत्य कथन। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। बी ऑप्शन, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। सी ऑप्शन, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और डी ऑप्शन, 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। बी ऑप्शन, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो इसमें से सत्य कथन देखना है। तो सत्य कथन तो पहले आप खुद ही देख लीजिए कि पहले तो इन दोनों में से चेक कीजिए कि 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं या 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर आप ये देखिए कि इसमें क्या झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं या नहीं होते हैं। और फिर ये देखिए केंद्रक उपस्थित होता है कि नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं हम कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, और फिर मैं उसको अच्छे से डिटेल में भी बता दूंगी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, पहले तो हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट पहला है कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। बिल्कुल होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। इसी कारण से तो इसको यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसे सेसीन केंद्रक कोशिका कहा जाता है। सेसीन केंद्रक कोशिका का मतलब है कि जो जहाँ पे केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई दे और जहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक हो, तो यहाँ पे सुस्पष्ट केंद्रक तो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिकाई, ये सारे कैसे हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग है और ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो एक तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम। जी नहीं, 70S प्रकार के राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यानी हमारे यहाँ पे दो कथन राइट है। एक तो ए सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है और एक डी 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये दोनों कहाँ हैं। ए ऑप्शन में ए और बे, जी नहीं, गलत हो गया। बी ऑप्शन में बे और से, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में ए और दे, हाँ, तो ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर हुआ हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है और 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो चलिए यहाँ ये हमारी प्रश्नावली ख़त्म हुई है और हमने बहुत अच्छे से इसको किया है। यहाँ पर हमने ईजी से लेके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। और अब इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ, इनका भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। तो कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं अंत्यप्रदेवी जालिका को। किसको कहते हैं, अंत्यप्रदेवी जालिका को। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं हरित लवक को। ठीक है,
फिर बात करते हैं कोशिका की फैक्ट्री किसे कहेंगे, तो कोशिका की फैक्ट्री किसे कहेंगे, तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे राइबोसोम को। और अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्री किसे कहेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्री गोल्गी को। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहेंगे, तो शक्ति गृह कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की आत्मघाती थैलिया किसे कहते हैं, तो आत्मघाती थैलिया कहते हैं लाइसोसोम को, सुसाइडल बेग। ठीक है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्री कहते हैं गोल्गी को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका का यातायात नियंत्रक यानी ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्गी को, क्योंकि ये क्या करता है, पदार्थों का आवागमन करता है। ठीक है, और केंद्रिका की खोज किसने की, तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें और वापस से रिवाइज कर ली हैं, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चनरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इजी लेवल से लेके मैंने हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके लिए मैं इसी प्रकार से अच्छी कंटेंट लाती रहूँगी, मतलब मैं सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, और साथ ही इसी प्रकार की इसी तरीके की इतनी अच्छे लेवल की आपके सामने क्वेश्चनरी लाती रहूँगी। थैंक यू।